लड़ाई के लिए सेना रिजर्विस्ट्स के तुरंत बाद जबरन भर्ती छात्र और युद्ध अनुभव न रखने वाले पुरुष भी भेजे गए। कई लोग युद्ध के मैदान में मारे गए, जबकि दूसरों ने भाग जाने का फैसला किया। पुतिन के लिए रूस को जीत तक लड़ना होगा और उनके लिए इन सैनिकों की कुर्बानियां सिर्फ एक बुनियादी जरूरत है। जब अपराधी शैंपेन पीते हैं और साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की बातें करते हैं, हजारों रूसी सैनिक एक ऐसी जंग में फंसे हुए हैं जिसमें अब वे विश्वास नहीं करते। ठंडे, भूखे और घायल वे पूछते हैं, हम यहाँ क्यों हैं? आज हम रूस की सेना के भीतर बढ़ती निराशा को उजागर करेंगे, जबरन भर्ती से लेकर युद्ध क्षेत्र की मायूसी तक। आप उन आवाजों को सुनेंगे जिन्हें रूस दबाता है। जब सैनिक सवाल करते हैं, हम अभी क्यों लड़ रहे हैं? इसका मतलब है कि असली लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि सच से भी है। 2022 की शुरुआत में जब आक्रमण शुरू हुआ, रूसी सैनिकों से कहा गया कि वे इतिहास का हिस्सा हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इस युद्ध को एक महान मिशन के रूप में पेश किया, जिसमें रूसी भाषी आबादी की रक्षा करना, नाटो के विस्तार को रोकना और उस भूमि को वापस लेना शामिल था जिसे उन्होंने ऐतिहासिक रूप से रूसी बताया। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा, गर्व बहाल करने और पश्चिम का सामना करने की बात कही, जिस पर कई सैनिकों ने विश्वास किया। उन्होंने यह सोचकर नामांकन किया कि वे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, एक ऐसे मकसद के लिए लड़ रहे हैं जो मायने रखता है। कुछ लोगों ने इसे सम्मान के साथ सेवा करने का अवसर माना, जबकि दूसरों ने इसे अपने परिवारों की रक्षा करने का तरीका समझा, जैसा कि उन्हें बताया गया था कि यह एक अस्तित्वगत खतरा है। लेकिन वह विश्वास ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जैसे जैसे महीने बीतते गए, वादे टूटने लगे। सैनिक यूक्रेन में मुक्तिदाता समझे जाने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें आक्रमणकारी मानकर विरोध किया गया। विशेष सैन्य अभियान एक क्रूर और थकाऊ युद्ध में बदल गया। उन्हें तेज जीत के बजाय घात, ड्रोन हमलों और लगातार गोलाबारी का सामना करना पड़ा। जो मिशन कभी सही लगता था, अब झूठ सा लगने लगा। 2023 तक दरारें दिखने लगी थीं। पुतिन ने देशभक्ति नारों के साथ भाषण जारी रखे, जोर दिया कि यूक्रेन रूस की तकदीर का हिस्सा है और जीत पास है। उन्होंने डोनेट्स्क में मिली जमीन को प्रगति का प्रतीक बताया और रूसियों से एकजुट व गर्वित रहने को कहा। लेकिन जमीन पर सैनिकों को ये उपलब्धियां बेमानी लगीं। वे गांवों के लिए लड़ते थे जो अक्सर हाथ बदलते थे, और दोस्तों को ऐसी जमीन के लिए खोते थे जो खून के लायक नहीं थी। और अब 2025 में पुतिन के शब्दों और युद्ध के मैदान की हकीकत के बीच का फर्क नजरअंदाज करना नामुमकिन है। युद्ध शुरू होने के बाद 10 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे या घायल हुए, जिनमें 2,50,000 की मौत की पुष्टि हुई। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह बेटों, भाइयों और बापों की एक पूरी पीढ़ी का खो जाना है। पूरे रूस में परिवार शोक मना रहे हैं और कई लोग पूछ रहे हैं, यह सब दुख किस लिए था? उद्देश्य का भ्रम टूट चुका है। जो एक राष्ट्रीय गर्व से भरा मिशन था, वह अब मनोबल और जनशक्ति की धीमी क्षति बन गया है। पुतिन के भाषण अब अलग थलग और पुराने जैसे दोहराए हुए लगते हैं, असली जवाब नहीं देते। रूस की जीत पर उनका जोर उन लोगों के लिए क्रूर मजाक लगता है जिन्होंने अपनी टुकड़ियां असफल रक्षा में खो दी हैं। युद्ध, जिसे कभी रूस के लिए एक निर्णायक क्षण के रूप में पेश किया गया था, अब एक ऐसी आपदा की तरह दिखता है जो नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, और सैनिक यह जानते हैं। उन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। उन्होंने क्रेमलिन की सोच और मोर्चे की कीचड़ में सनी हकीकत के बीच का फर्क देखा है। जो विश्वास के साथ शुरू हुआ था, वह अब कड़वाहट में बदल गया है। अब वे जो सवाल पूछ रहे हैं, वह यह नहीं है कि कैसे जीतना है। यही वजह थी कि उन्हें सबसे पहले भेजा गया था। रूसी सैनिक थक चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे एक ऐसी जंग लड़ते लड़ते थक गए हैं जो उन्हें बेकार लगती है। इस साल की शुरुआत में साझा किए गए एक सुरक्षित सर्वेक्षण से पता चला कि ज्यादातर सैनिक अब यह नहीं मानते कि जीत संभव है। वे बस चाहते हैं कि यह खत्म हो जाए। जब वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वे सुनते हैं कि मॉस्को के अभिजात वर्ग आराम से रह रहे हैं, युद्ध से बिल्कुल अछूते हैं। वो अंतर उन्हें चुभता है, मानो वे ऐसे खेल के मोहरे हैं जिसमें उनकी सहमति नहीं थी। एक खेल जिसमें नियम बदलते रहते हैं और लक्ष्य दूर होते जाते हैं। वो कड़वाहट तब और बढ़ जाती है जब वे इधर उधर देखते हैं और देखते हैं कि असल में लड़ाई कौन लड़ रहा है। मोर्चे पर अधिकतर पुरुष मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग से नहीं, बल्कि दागेस्तान, ब्रयात्स्या और साइबेरिया के छोटे गांवों से हैं। ये गरीब इलाके युद्ध का बोझ उठाते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं, जबकि अमीर इलाके ज्यादातर अछूते रहते हैं। जब सत्ता से दूर लोग उसके फैसलों की सबसे बड़ी कीमत चुकाएं, तो इस्तेमाल होना महसूस करना आसान है।
ये फर्क सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं, युद्ध के तरीके में भी दिखता है। सैनिक ऐसे कमांडरों का जिक्र करते हैं जो दूर रहते हैं और बिना जरूरी संसाधनों के उन्हें जंग में भेज देते हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार भीषण लड़ाई में रोज 1000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे थे। इस तरह का खून खराबा सिर्फ यूनिट्स को ही नहीं बल्कि मनोबल को भी कमजोर कर देता है। सैनिक सवाल उठाते हैं, उन्हें रूस के भविष्य के लिए लड़ने को कहा जाता है, पर वे सिर्फ तबाही देखते हैं। प्रगति के वादे उनकी हकीकत से मेल नहीं खाते और यही शक हर आदेश को मानना और भी मुश्किल बना देता है। नौजवान भर्ती इसे ज्यादा महसूस करते हैं। उनकी टक्कर पुराने अधिकारियों से होती है जो अब भी सोवियत शैली की रणनीतियों पर निर्भर रहकर सैनिकों को बार बार खुले हमलों में भेजते हैं। स्मार्ट रणनीतियों की जगह ये नौजवान सैनिक बेहतर तरीके जानते हैं, पर उनकी बातें नजरअंदाज होती हैं। इससे वे खुद को बेबस महसूस करते हैं, ऐसे नेतृत्व के अधीन फंसे हुए जो न तो उनकी जान की कद्र करता है और न ही उनकी बात सुनता है। और जब आप उन हालातों को देखते हैं जिनमें वे रह रहे हैं तो वह निराशा और भी गहरी हो जाती है। कई सैनिकों के पास जूते या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, अक्सर खाना खराब होता है या कम पड़ जाता है और मेडिकल मदद भी देर से पहुंचती है। कई छोटे समय पर मदद न मिलने से जानलेवा हो जाती हैं। सप्लाई चेन में हर जगह भ्रष्टाचार है। फ्रंट के लिए भेजी सप्लाई चोरी या बेच दी जाती है, जिससे सैनिकों के पास सामान नहीं बचता। यह न सिर्फ असुविधाजनक बल्कि खतरनाक भी है और वहां रहने से हालात बिगड़ते हैं। तैनाती कई महीनों तक चलती है, कभी कभी पूरे 1 साल तक बिना किसी ब्रेक के। लगातार दबाव पुरुषों को थका देता है। वे थककर लापरवाह हो जाते हैं और गलतियां बढ़ती हैं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ती है। एनबीसी के अनुसार अगस्त 2025 तक रूस की कुल क्षति लगभग 10 लाख थी, जिसमें करीब 2.5 लाख लोग मारे गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दोस्त हैं जो ड्रोन, गोले और जाल में खो गए। मोर्चे पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है और रूसी सैनिक इसमें पूरी तरह फंसे हुए हैं। समर्थन की कमी से निराशा गुस्से में बदल जाती है, जिससे सैनिकों को लगता है कि वे दुश्मन और अपने ही सिस्टम दोनों से लड़ रहे हैं। और छोड़े जाने की वह भावना सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक हकीकत है जिसके साथ वे हर दिन जीते हैं। मौत के बाद भी गरिमा नहीं रहती। रिपोर्टों में मोबाइल स्मशान घाटों का जिक्र है, जो इकाइयों के पीछे चलते हैं ताकि चुपचाप शव जलाए जाएं और मौत के आंकड़े कम रहें। सैनिकों का कहना है कि इससे उनके शहीद साथियों को छुपाए जा सकने वाले आंकड़ों में बदल दिया जाता है, जो कईयों के लिए अंतिम अपमान है। उनकी जिंदगियां सस्ती होती हैं, मरने पर भी सम्मान नहीं मिलता। युद्ध का शारीरिक दर्द कितना भी क्रूर हो, मानसिक आघात उससे ज्यादा गहरा होता है। दिन रात लगातार गोलाबारी जमीन हिला देती है। विस्फोटों की आवाज कभी बंद नहीं होती, जिससे सोना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सैनिक खाइयों में लाशों से घिरे रहते हैं। चीखें उनके दिमाग से कभी नहीं जाती। 2025 के मध्य तक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर व्यापक हो गया था। बुरे सपने, घबराहट और अतीत की यादें अचानक आ जाती थी। अगले हमले का डर उन्हें हमेशा सतर्क रखता है। न तो आराम करने का मौका मिलता है और न ही सुरक्षित महसूस करने का। और अब एक नया डर भी है। सैनिक इसे ड्रोनोफोबिया कहते हैं। यूक्रेनी ड्रोन लगातार मंडराते, निगरानी करते, विस्फोटक गिराते या तोप खाने का मार्गदर्शन करते हैं। उनसे बचना मुश्किल है। रिपोर्टों के अनुसार अब अधिकतर मौतें ड्रोन से हो रही हैं। दुश्मन बिना दिखे ही दस्ते खत्म हो जाते हैं। लोग आवाज सुनकर डर जाते हैं और आसमान देखते रहते हैं। वे डर के कारण न सो सकते हैं, न खा सकते हैं। हर गश्त, हर सामान लाना जुए जैसा है। वे दुश्मन के साथ साथ एक अदृश्य ताकत से भी लड़ रहे हैं जो उन्हें देख रही है। यहाँ न तो असली समर्थन है, न काउंसलर या ट्रॉमा मेडिक, बस सलाह मिलती है कि सब सहो। लेकिन जब आप हर दिन अपने दोस्तों को मरते हुए देख रहे हों तो वो सलाह काम नहीं आती। तकनीकी अंतर देखकर उनकी बेबसी और बढ़ जाती है। यूक्रेनी सेना पश्चिमी तोप, सटीक रॉकेट और रूसी संचार जाम करने वाले उपकरण इस्तेमाल करती है। रूसी सैनिकों का कहना है कि अहम समय पर उनके रेडियो बंद हो जाते हैं, जिससे वे आदेश या चेतावनियां नहीं जान पाते। वे देखते हैं कि पश्चिमी ड्रोन और मिसाइलें घातक सटीकता के साथ लक्ष्यों को निशाना बनाती हैं, जबकि उनके अपने हथियार लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हर लड़ाई अनुचित लगती है, जैसे वे हारने वाला खेल खेल रहे हों। इन सब के कारण सैनिक खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। वे दुश्मन ही नहीं, अपने मन से भी जूझ रहे हैं। इसलिए निराशा उनकी पंक्तियों में फैल रही है। मौत का डर सैनिकों को हमेशा सतर्क रखता है। उन्हें युद्ध का अंत नहीं दिखता, बस नए आदेश मिलते हैं। कई लोगों को लगता है कि उन्हें बिना किसी असली मौके के बस तोप का चारा बनाकर लड़ाई में भेज दिया गया है। शायद यही वजह है कि अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक
50,000 से ज्यादा सैनिक भाग चुके हैं, जिन्होंने मोर्चे पर एक और दिन बिताने के बजाय सजा को चुनना बेहतर समझा। दूसरों ने यूक्रेनी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कैद में रहना उस युद्ध में मरने से बेहतर है, जिसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आपको एआई के बदलावों, नौकरियां, उद्योग, शिक्षा, अर्थव्यवस्था की चिंता है, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी एआई के फैसलों में इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं। 10 में से 3 लोग चिंता करते हैं कि एआई से उनकी नौकरी जा सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह ले ली जाएगी। यानी अगर आप शिकार नहीं बनना चाहते तो ध्यान देना होगा। इसीलिए हमने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जो पर्दे के पीछे हो रही घटनाओं को विस्तार से बताता है, और लोग सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए भी कैसे तैयारी कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोडर बनने या अगला चैट GPT बनाने के बारे में नहीं है। ये समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से असली फायदा कहाँ है और आम लोग इसका इस्तेमाल कर सुरक्षित करियर बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं या विकल्प जानना चाहते हैं है तो YouTube पर डिस्क्रिप्शन लिंक या स्क्रीन कार्ड पर क्लिक कर वीडियो देखें। तेज भावनाओं में आर्थिक दबाव हालात को और बिगाड़ता है। सैनिकों को अक्सर अपनी तनख्वाह के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, और जब भुगतान आता भी है तो वह उम्मीद से कम होता है या पूरी तरह से गायब होता है। घर पर महंगाई उस थोड़े से पैसे को भी खत्म कर देती है जो वे भेजने में कामयाब होते हैं। परिवारों को खाना, किराया या जरूरी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि उनके लोग ऐसी जंग लड़ते हैं जिससे कुछ नहीं मिलता। बोनस या मुआवजे के वादे पूरे नहीं होते, जिससे सैनिकों को लगता है कि उनका इस्तेमाल हुआ और वे भुला दिए गए। घर का दबाव सैनिकों के दर्द को और बढ़ा देता है, जिससे वे नहीं बच सकते। पत्नी और माँओं के पत्र वापस आने की गुहार के साथ आते हैं, जिनमें उनके बिना परिवारों की मुश्किलों की कहानियां भरी होती हैं। ये संदेश दिल छूने के साथ बोझिल भी कर देते हैं। सैनिक उन बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो बिना पिता के बड़े हो रहे हैं, घर बिखर रहे हैं और उनके अपने किसी तरह से मुश्किल से टिके हुए हैं। मई 2025 में परिवारों ने विजय दिवस पर तख्तियों के साथ चुपचाप विरोध किया, जिन पर लिखा था कि बेटे और पति लौटें। वह शांत विरोध तक पहुंचा, जिससे सैनिकों का अपराध बोध और दुख और गहरा हो गया। यह सब कुछ एक और गहरी बात की ओर ले जाता है, मिशन पर ही विश्वास की कमी। यह सैनिकों में संदेह पैदा करता है जो अब घर तक पहुंच गया है, और इन संदेहों के साथ साथ अब विरोध भी पनपने लगा है। हम देख रहे हैं कि परिवारों की ओर से विरोध शुरू हो गया है, जो अब एक ऐसी ताकत बनती जा रही है जिसे क्रेमलिन नजरअंदाज नहीं कर सकता। जून 2025 में रूस के विभिन्न शहरों में माताओं और पत्नियों के छोटे छोटे समूह इकट्ठा हुए, जिन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई थीं और अपने गुमशुदा बेटों और पतियों की कहानियां साझा कर रही थीं। इन विरोधों को जल्दी दबा दिया जाता है, फिर भी संदेश फैलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी आवाज दूर तक ले जाकर दुख को दबाव में बदल देते हैं। फ्रंट लाइन के सैनिक ये पोस्ट पढ़कर विचलित हो जाते हैं। वे थके हुए हैं और अब उन्हें घर पर इंतजार करती जिंदगियों की याद आती है जो उनकी गैर मौजूदगी में बिखर रही हैं। यह अशांति सड़कों तक ही सीमित नहीं रहती, यह ट्रेंचेस तक पहुंच जाती है, जहां विरोध चुपचाप किए गए कार्यों और खुले विद्रोह के रूप में आकार लेता है। कुछ सैनिक मिशनों में तोड़फोड़ करते हैं या जानबूझकर धीरे चलते हैं ताकि सजा से बच सकें। कुछ सैनिक आदेश न मानकर कोर्ट मार्शल के खतरे में पड़ जाते हैं। सैनिकों ने वीडियो में भ्रष्टाचार पर गुस्सा जताया है। अधिकारी सामान जमा कर रहे हैं, उपकरण बेच रहे हैं या सप्लाई की मांगे अनदेखा कर रहे हैं। घर भेजे गए पत्रों में उस अफरा तफरी का जिक्र है जिसमें सैनिक मदद की गुहार लगाते हैं ताकि वे वहां से भाग सकें। इस समय टेलीग्राम चैनल इन आवाजों के लिए जीवन रेखा बन गए हैं, जो बिना वेतन, खराब उपकरणों और आत्मघाती मिशनों जैसी कहानियों से भरे हुए हैं। लेकिन हर विरोध का जवाब चुप्पी से नहीं दिया जाता। कुछ सैनिकों को अपनी ही तरफ से बेरहमी से बदला झेलना पड़ता है। इस साल के फुटेज में दिखाया गया है कि जिन पर भगोड़ा होने का आरोप है, उन्हें बांधकर यूक्रेनी ड्रोन के सामने छोड़ दिया जाता है। इसे बाबा यागा बलिदान कहा जाता है। ये घटनाएं अलग थलग नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है जिसका मकसद दूसरों को डराकर रुकने के लिए मजबूर करना है। इस साल की जांच में सामने आया कि लापता सैनिकों को भगोड़ा बताकर सेना असली हताहतों की रिपोर्ट से बचती है। परिवारों को क्लोजर नहीं मिलता और सैनिक महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसानी से बदल या मिट सकती है। यह एक संदेश है कि वफादारी सम्मान की गारंटी नहीं देती।
सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए क्रेमलिन ने सोवियत युग की रणनीतियां दोबारा अपनाई हैं। अब बैरियर यूनिट्स फ्रंटलाइन के पीछे तैनात रहती हैं, जिनका काम पीछे हटने से रोकना है, कभी कभी जोर जबरदस्ती से। इन आंतरिक खतरों से सैनिकों को लगता है कि वे दो दुश्मनों से लड़ रहे हैं, एक सामने एक पीछे। भरोसा टूटने पर सेना अंदर से बिखरती है और इसके असर युद्ध में दिखने लगते हैं। थके हुए बिना उत्साह के सैनिक हमलों के दौरान हिचकिचाते हैं, जल्दी पीछे हट जाते हैं या मोर्चा नहीं संभाल पाते। डोनेट्स्क जैसे क्षेत्रों में भारी निवेश के बाद भी रूसी बढ़त धीमी है। मोर्चों में दरारें बढ़ गई हैं, कमांडर दबाव डाल रहे हैं और थके सैनिक अपेक्षित नतीजे नहीं दे पा रहे हैं। यह दबाव सिर्फ निराशा को और गहरा करता है, जिससे एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। नियमित सैनिकों की थकावट, मनोबल की कमी और बढ़ती हताहतों के बीच अब क्रेमलिन ने मोर्चा बचाने के लिए विदेशी लड़ाकों, भाड़े के सैनिकों और कैदियों का सहारा लिया है। यह एक हताशा भरा कदम है और यह किसी की नज़र से छुपा नहीं है। रूस के अंदर कई लोग इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी के रूप में देखते हैं। जो देश खुद को महाशक्ति मानता था, अब उसी युद्ध के लिए बाहरी लोगों पर निर्भर है, जिसे तेज और निर्णायक बताया गया था। एक स्पष्ट उदाहरण उत्तर कोरिया के साथ हुआ समझौता है। इस साल रूस ने उत्तर कोरिया से 10,000 से ज्यादा सैनिक बुलाए ताकि वे कुर्स्क जैसे क्षेत्रों में यूक्रेनी बढ़त रोक सकें। इन सैनिकों को कम प्रशिक्षण और खराब उपकरणों के साथ अज्ञात जगह भेजा गया, जिससे कुछ हफ्तों में हजारों मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें बड़े हमलों में सीधे किलेबंद इलाकों में भेजा गया, जहां दुश्मन को देखे बिना ही वे मारे गए। यह वही क्रूर रणनीति है जो रूसी सैनिकों ने पहले देखी थी और अब विदेशी सैनिकों पर दोहराई जा रही है। अब उत्तर कोरिया लगभग 30,000 और सैनिक भेजेगा, क्योंकि पुतिन को इसकी जरूरत है। यह कई लोगों के लिए शर्मनाक अध्याय है। पुतिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को कुछ ही दिनों में रौंद दिया जाएगा। अब वह मोर्चा संभालने के लिए प्योंगयांग के सैनिकों पर निर्भर हैं। लेकिन बात सिर्फ उत्तर कोरियाई लोगों की नहीं है। 100+ देशों के लड़ाके भर्ती हुए हैं, जिनमें अफ्रीका, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के लोग शामिल हैं। कई लोगों से पैसे, नागरिकता या सुरक्षा का वादा किया जाता है, लेकिन जो उन्हें मिलता है वह है अराजकता। यूक्रेनी बलों ने सैकड़ों भाड़े के सैनिक पकड़े हैं, लेकिन रूस उन्हें कैदी अदला बदली में शामिल नहीं करता। मॉस्को के लिए ये काम की चीजें हैं। यह संदेश रूसी सैनिकों पर भी साफ है, जो अब ऐसे लोगों के साथ लड़ रहे हैं जिन पर भरोसा नहीं और एक ऐसी जंग में हैं जिस पर उनका विश्वास नहीं रहा। कैदियों का इस्तेमाल इस बात का एक और संकेत है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। दोषियों को अक्सर यह पेशकश की जाती है कि अगर वे 6 महीने मैदान में जिंदा रह जाते हैं तो उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। इन लोगों को सबसे खूनी लड़ाइयों में भेजा जाता है, अक्सर बिना किसी साजो सामान और बिना किसी प्रशिक्षण के। इन्हें झटके के दस्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें दुश्मन की गोलीबारी में फेंक दिया जाता है ताकि रक्षा व्यवस्था की जांच की जा सके। नियमित सैनिक यह देखकर घृणा महसूस करते हैं। उन्होंने अपने देश की सेवा करने के लिए साइन किया था, न कि जेल से निकाले गए अपराधियों के साथ लड़ने के लिए। यह मनोबल के लिए एक और झटका है, जिससे सेना टूटती महसूस करती है। और फिर वैगनर समूह है। कभी रूस की सबसे बेहतरीन लड़ाकू ताकत माने जाने वाले वैगनर भाड़े के सैनिकों से लोग डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। 2023 में असफल बगावत के बाद सब बदल गया। येवगेनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में वैगनर ने मॉस्को की ओर बढ़ते हुए जनरलों पर भ्रष्टाचार व अक्षमता के आरोप लगाए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे यह एक निर्णायक मोड़ है, लेकिन विद्रोह को कुचल दिया गया और प्रिगोजिन की एक विमान विस्फोट में मौत हो गई। सिर्फ 2 महीने बाद उसकी मौत ने साफ संदेश दिया, क्रेमलिन को चुनौती दोगे तो नहीं बचोगे। तब से वागनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके कई लड़ाकों को नियमित सेना में शामिल कर लिया गया या कड़ी निगरानी में नई इकाइयों में भेज दिया गया। अब वफादारी खत्म हो गई है। वागनर के सैनिक अब खुद को धोखा खाया महसूस करते हैं। वे इस बारे में बात करते हैं कि उनका इस्तेमाल किया गया, फिर उन्हें फेंक दिया गया और चुप करा दिया गया। कुछ ने नए अनुबंध ठुकराए, कुछ ने समूह में अफरा तफरी दर्शाते वीडियो व संदेश लीक किए। डर सिर्फ वैगनर के अनुभवी लोगों में नहीं, बल्कि शीर्ष जनरलों में भी है, जो प्रिगोजिन के साथ हुई घटना के बाद अब खुद को लेकर चिंतित हैं। डर फैलता जा रहा है, यहाँ तक कि पुतिन के अपने कमांडर भी अब ज्यादा सतर्क और ज्यादा शक्की हो गए हैं। इकाइयों के बीच भरोसा कम होता जा रहा है। क्रेमलिन नेतृत्व और जमीनी हकीकत के बीच खाई बढ़ती जा रही है। हर दिन सैनिक दरारें देख रहे हैं, वे अफवाहें सुनते हैं और वे जानते हैं कि अब वफादारी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। नतीजा है बिखरी सेना। रूसी सैनिक थके, उलझन में और गुस्से में हैं। वे देख रहे हैं कि विदेशी लड़ाके मर रहे हैं,
कैदियों को खतरनाक मिशनों में भेजा जा रहा है और भाड़े के सैनिक नेताओं के खिलाफ हैं। वे देख रहे हैं कि जनरल अपनी प्रतिष्ठा खो रहे हैं, गठबंधन बदल रहे हैं, वादे टूट रहे हैं। युद्ध अब मिशन से ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, जिसे डर और प्रचार ने जोड़े रखा है। पुतिन एकता और जीत की बातें करते हैं, लेकिन जमीन पर कहानी अलग है। बाहरी लोगों पर निर्भरता, वैगनर का पतन और कमांडरों के बीच बढ़ता अविश्वास, और ये सब एक ऐसे सिस्टम की ओर इशारा करते हैं जो जिंदा रहने के लिए जूझ रहा है। रूसी सैनिक इस युद्ध से तंग आ चुके हैं और अब वे चारों तरफ ऐसे संकेतों से घिरे हुए हैं कि उनके नेता भी नहीं जानते कि इसे कैसे खत्म किया जाए। यूक्रेन को हराने वाली ताकतवर सेना अब विदेशी लोगों और टूटे वादों से अपनी कमजोरियां छुपा रही है। जो लोग अभी खाइयों में हैं, उनके लिए यह सिर्फ निराशा नहीं, बल्कि चेतावनी है कि सबसे बुरा आना बाकी है। इसी बीच जब रूस विदेशी लड़ाकों और थके हुए सैनिकों के साथ अपनी सीमाओं को बचाने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सेनाएं रूस की थकान का फायदा उठा रही हैं और महत्वपूर्ण इलाकों में नए हमले शुरू कर रही हैं। उनके सैनिक प्रेरित, केंद्रित हैं और उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। वे जानते हैं कि वे क्या रक्षा कर रहे हैं। यह उनका घर है, उनका परिवार है और उनकी आजादी है। इस तरह का जुनून नकली नहीं हो सकता। यही फर्क है जिंदा रहने और जीतने में। यूक्रेनी सैनिक वह जमीन इंच इंच वापस ले रहे हैं जो महीनों पहले खोई थी। उनकी दृढ़ता बेमिसाल है। वे मोर्चा संभालने के साथ उसे पीछे भी धकेल रहे हैं और यह अंतर हर दिन साफ होता जा रहा है। रूसी सैनिक वहां होने पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यूक्रेनी लड़ाके डटे हैं और पीछे हटने से मना कर रहे हैं। उन्हें अपने लोगों का समर्थन मिला हुआ है। परिवारों द्वारा हौसला बढ़ाया जा रहा है जो इस मकसद में विश्वास रखते हैं। वही एकता उन्हें ताकत देती है। इस दौरान रूस की सेनाएं बिखरी हैं। वे थके और उलझन में हैं। आसपास भाड़े के सैनिक और कैदी हैं जिन्हें मिशन की परवाह नहीं। यह एक टूटी हुई व्यवस्था है जो एकजुट व्यवस्था से लड़ने की कोशिश कर रही है, और अब यह दिखने भी लगा है। इतने दबाव के बाद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे युद्ध विराम या शांति के लिए तैयार नहीं हैं। अलास्का शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। समझौते की जगह उन्होंने और जमीन व नियंत्रण मांगा। उन्होंने अपने ही सैनिकों की पीड़ा को नजरअंदाज किया और ऐसा व्यवहार किया जैसे युद्ध अब भी योजना के अनुसार चल रहा हो। हकीकत को स्वीकार करने से उनकी जिद अब और भी खतरनाक रूप ले चुकी है। एक ऐसा इंसान जो युद्ध का आदी हो गया है, जो किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहता है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, घरों में भी रूसी लोग अब बेचैन हो रहे हैं। जो कभी एक देशभक्ति मिशन लगता था, वह अब एक लंबा और दर्दनाक बोझ बन गया है। रूस की अर्थव्यवस्था अब अपने लोगों का समर्थन करने के लिए नहीं बनी है, यह अब युद्ध को पोषित करने के लिए बनी है। अब सैन्य खर्च बजट का लगभग आधा है। नागरिक जरूरतें नजरअंदाज हो गई हैं। पहले घरेलू सामान बनाने वाली फैक्ट्रियां अब हथियार बना रही हैं। स्कूलों या अस्पतालों के संसाधन अब मोर्चे पर लगाए जा रहे हैं। देश युद्ध मशीन बन गया है जो अपने नागरिकों को कुचल रही है। प्रतिबंधों से व्यापार बंद है, तेल की कीमतें गिर रही हैं, कमाई घट रही है और युद्ध खर्च बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ी है, नौकरियां जा रही हैं, भविष्य अंधकारमय है। कई रूसी अब मानते हैं कि देश सिर्फ लगातार युद्ध में रहकर ही जीवित रह सकता है। यह ताकत नहीं बल्कि धीरे धीरे बिखरना है। पुतिन रुकेंगे नहीं। वह शांति की मांग अनसुनी करेंगे और यह नहीं मानेंगे कि उनकी जंग ने उसी देश को तोड़ा है जिसे बचाने का दावा करते हैं। रास्ता बदलने से इनकार करना खतरनाक है। यह सिर्फ जिद नहीं है, यह लापरवाही है। इस तरह का जुनून खतरनाक होता है। इतिहास बताता है कि नेता जब सेनाओं से संपर्क होते हैं तो क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध में जर निकोलस द्वितीय ने सेना की पीड़ा नजरअंदाज की, जिससे क्रांति होकर उनका शासन खत्म हो गया। वियतनाम में दक्षिण वियतनामी जनरलों ने युद्ध हारता देख अपने राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत कर दी। हाल के वर्षों में माली और सूडान में सैनिकों ने विश्वास टूटने पर तख्तापलट किए हैं। जब मनोबल और भरोसा खत्म होता है तो विद्रोह होते हैं। यूक्रेन इस कमजोरी को देखकर आगे बढ़ता है। उनके लड़ाके जंग ही नहीं, दिल भी जीत रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि असली चीज के लिए कैसे लड़ते हैं। रूस के कमजोर होने के साथ सवाल बढ़ रहा है, पुतिन कब तक टिकेंगे, इससे पहले उनकी सेना उनके खिलाफ हो जाए। अब ये सिर्फ जमीन नहीं, विश्वास की जंग है। अभी यूक्रेन के पास विश्वास है, रूस के पास नहीं। अब सवाल ये नहीं कि यूक्रेन कब तक लड़ेगा, सवाल है रूस के सैनिक कब तक लड़ेंगे। अगर मनोबल गिरा और विद्रोह फैला तो जंग अंदर से रुक सकती है। खाइयों में थके निराश सैनिक बैठे हैं। शायद आखिरी फैसला उन्हीं के हाथ में है। उनका चुपचाप
इनकार ही रूस को उसकी महत्वाकांक्षा की सीमाओं से टकराने पर मजबूर कर सकता है। मुकाबले में हार बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बिखरने से होती है। नतीजा केवल भाषणों या रणनीति से तय नहीं होता। यह उन लोगों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा जो अब भी कीचड़ भरे खेतों में बंदूकें थामे हुए हैं, और वह इच्छा शक्ति तेजी से कमजोर पड़ रही है।